हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 है हमारा, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। उसमें हमने वाटर जो भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, इरोजनल भी और डिपोजिशनल भी। अब बारी आती है फिर रनिंग वाटर के बारे में। ठीक है, पढ़ लिया था हमने। अब बारी आती है ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है ग्राउंड वाटर चुपचाप पड़ा हुआ है एक जगह, नहीं। ग्राउंड वाटर मूवमेंट करता है। मूवमेंट मैंने उसकी बता चुका हूँ। अब वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों होती है। वो दोनों मूवमेंट कंबाइन करके इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। कैसे करती है वही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसी का टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है उनके बारे में हमें पढ़ना है। इरोजनल लैंडफॉर्म तो हमने पढ़ लिया था, केव पढ़ लिया था और सिंक पूल्स वगैरह ये सब चीज हमने पढ़ चुके हैं। इसमें तीन बताए हैं अभी एनसीईआरटी ने हमें। आज का टॉपिक हमारा कौन कौन से? स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स एंड पिलर्स। ये तीन अभी डिपोजिशनल फीचर्स हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो कि ग्राउंड वाटर की मूवमेंट से बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो ग्राउंड वाटर बनाता है। ठीक है, अब डिपोजिशन, सबसे पहली बात क्या आती है आपके मन में भी? सबसे पहले क्या आएगा कि पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो डिपोजिशन कैसे कर सकता है ना? आएगा। प्रोसेस तो पता ही होना चाहिए ना, हाउ एंड व्हाई, सिग्निफिकेंस क्या और मैकेनिज्म क्या। तो मैकेनिज्म क्या है वही आज हम पढ़ने वाले। तो डिपोजिशनल के बारे में, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में एनसीईआरटी पैराग्राफ है, वो हम जरा देखते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का मतलब है मैनी डिपोजिशनल फॉर्म्स डेवलप विद इन लाइमस्टोन केव्स। केव्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। लाइमस्टोन की केव्स होती है, लाइमस्टोन जहां पे होता है वहां पे केव्स बन जाती है। अब उन लाइमस्टोन केव्स में बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स, बहुत सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं लैंडफॉर्म? क्या बता रहा है कि हमारे जो लाइमस्टोन है, ठीक है, कहानी स्टार्ट कहां से करते हैं? लाइमस्टोन से। हमारा लाइमस्टोन जो है उसका चीफ केमिकल कौन सा है, जो सबसे ज्यादा उसमें केमिकल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे लाइमस्टोन का। और कैल्शियम कार्बोनेट की एक खूबी है क्या? इजीली सोल्यूबल इन कार्बोनेटेड वाटर। कि अगर कार्बोनेटेड वाटर होगा तो उसमें बहुत जल्दी सोल्यूबल हो जाता है, ये एकदम से उसमें घुल जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो यार ये तो एक बात समझाने के बजाय आपने एक वर्ड और बता दिया, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है ना? कार्बोनेटेड वाटर होता है अगर पानी के अंदर CO2 मिली हुई है तो उसको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, बस। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब्ड रेन वाटर। ठीक है, जो जिस रेन वाटर में, ऑब्वियसली बात, अब हम तो नहीं जाएंगे ना वहां पे पानी डालने बोतल से लाइमस्टोन के उसमें। पानी तो वहां पे बारिश से ही आएगा या नदियों का आएगा कहीं से, रिस्क के। जनरली बारिश का ही होता है, बारिश का पानी रिस्क के चट्टानों के अंदर जो घुस जाता है वही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब CO2 एब्जॉर्ब रेन वाटर इज कार्बोनेटेड वाटर। एंड कार्बोनेटेड वाटर जो होता है वो इजीली डिजोल्व कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन। ठीक है, अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कर लिया, आगे वो चलेगा, वो रिश्ता रहता है। देखो केव्स में जो पानी होता है ना, मानो, या जो लैंडफॉर्म्स होते हैं अंडरग्राउंड, उसमें क्या होता है? रॉक्स बने होते हैं, पानी ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अभी पानी ना ऐसे नहीं होता कि सीधा बहेगा नीचे पहुंच जाएगा, नहीं। बहुत धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू ये नीचे आता है। बहुत धीरे 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 स्पीड से नीचे की तरफ रिश्ता 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 घूम घाम के जहां जहां इसको जगह मिलती है वहां वहां ये आता रहता है, नीचे नीचे पहुंचता है। इस प्रोसेस में ये लाइमस्टोन डिसोल्व भी करता है और डिपॉजिट भी करता है। ठीक है, जब ये मान लीजिए अभी जब ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड मतलब कंपैरेटिवली, तो उस टाइम पे क्या करेगा? उस टाइम पे लाइमस्टोन को अपने साथ डिसोल्व कर लेगा, कार्बोनेटेड वाटर, है ना? और क्या होगा? वहां पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। लेकिन जब ये इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, रिसने लगता है, और जब ये बूंद बूंद टपकेगा, है ना, बूंद बूंद टपकेगा, बहुत ही ज्यादा इसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिश्ता रिश्ता जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है? एवोपरेशन भी ज्यादा होता है और पानी के अंदर से CO2 भी निकल जाती है। CO2 जो एब्जॉर्ब की थी वो भी निकल जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बता रहा हूं, आगे आता हूं, समझाता हूं। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपोजिटेड। ये कैल्शियम कार्बोनेट अभी तो पहले तो डिजोल्व हो गई थी वाटर में, अब वो डिपोजिट होगी कहीं और जाकर के। मान लो इस रीजन पे डिपोजिट हो गई, अब कहीं और नीचे जाकर के वो सॉरी यहां पे डिजोल्व हो गई। ये पानी उसको कैल्शियम कार्बोनेट को लेके चल रहा है और इस रीजन पे जाकर वो डिपोजिट कर देगा। कैसे? है ना, कैसे? व्हेन वाटर कैरिंग इट इन सॉल्यूशन इवेपोरेट्स। कैसे? अरे पानी से इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है,
एंड लूजेस इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और या फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर दे। भाई पानी में डिजोल्व क्यों हुआ था? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहेगी तो लाइमस्टोन कह देगा अरे यार अब तो मेन मेन भाई साहब तो रहे नहीं जिनके लिए हम आए थे, तो क्या करें, वो चले जाएंगे वहां से, है ना। जिसके चक्कर में मैं आया था CO2 के चक्कर में, वो तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वो भी चला जाएगा, तो पानी वो फिर वहीं जमा हो जाएगी, पानी आगे निकल जाएगा, या पानी एवापोरेट हो जाएगा तो लाइमस्टोन वहीं रह जाएगा। ये भी होता है, ठीक है। एज इट ट्रिकल्स ओवर रफ रॉक सरफेसेस, क्या कह रहा है ये, क्यों होता है ऐसा कि इवापोरेशन क्यों होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है? जब ये ट्रिकल करता है, ट्रिपल करने का मतलब है एक स्लो मोशन में चलना, बहुत धीरे धीरे चलना, बहुत धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब ये ट्रिपल होता है रफ रॉक सरफेसेस पे, रफ रॉक सरफेस पे चलता जा रहा है पानी हमारा, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, रफ रॉक सरफेस पे ट्रिकल करने से क्या होगा, ये होगा कि पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इवापोरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है पानी भाप बन जाएगा और लाइमस्टोन बच जाएगा। और जब इवापोरेशन बढ़ जाएगा तो कार्बन CO2 को भी निकलने की जगह बच जाएगी, मिल जाएगी CO2 गैस ही तो है ना, उसको भी निकलने की जगह। अरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, गिलास में डालोगे तुरंत निकल जाते हैं CO2, वो भी तो कार्बोनेटेड वाटर ही होता है जिससे कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, है ना। गिलास में डालोगे 1 घंटे बाद उसको, आधे घंटे बाद उसको पीना, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि CO2 निकल जाती है ना। वही यहाँ पे हो रहा है, जब तक वो उसका सरफेस एरिया कम है, पैक्ड है, तब तक क्या होगा, वो CO2 उसमें रहेगी तो लाइमस्टोन भी रहेगा, पकड़ बनी रहेगी। जैसे CO2 निकलेगी लाइमस्टोन भाग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं। लाइमस्टोन इरोड कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ लिया, वो भी इसने बता दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेटेड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और डिपोजिट कैसे हो रहा है, अभी कार्बोनेटेड वाटर लाइमस्टोन को छोड़ के डिपोजिट कैसे करेगा वो भी हमने बता दिया कि रफ सरफेस से जब जाएगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा या CO2 गैस जो निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लाइमस्टोन वहीं पे बच जाएगा जहां बचेगा वहीं वो डिपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस बार बार होता रहेगा, तो एक के ऊपर एक लेयर बनती है, तो डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, कि लैंडफॉर्म बनता जाएगा। और वो लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर्स। अभी हमें पढ़ने, ठीक है, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टैलेक्टाइट्स की ओर। चलिए अब हम आ गए हैं मुद्दे पे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमने पढ़ लिया, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब हमारी बात आ जाती है कि स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर। तो स्टैलेक्टाइट्स होते क्या है, बेसिकली होता क्या है कि केव होती है लाइमस्टोन की, ठीक है। केव से छत से पानी टपक रहा है धीरे 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 धीरे, वो इतना धीरे होता है कि बहुत टाइम तक तो वो छत, केव की छत पे ही चिपका रहता है, ठीक है। कभी आपने देखा हो कि कहीं जगह छत वगैरह से पानी टपक रहा होता है, तो थोड़ी देर तक तो वो ड्रॉप जो है छत पे चिपकी रहती है, जब वो ड्रॉप बड़ी हो जाती है फिर वो नीचे गिरती है ना। यही प्रोसेस यहां पे होता है और भी स्लो। प्लस उस पानी के अंदर लाइमस्टोन है और वो पानी कार्बोनेटेड है। अब वो छत पे, जब वो उस टाइम पे जब केव की छत पे वो पानी चिपका हुआ है, वो ड्रॉप चिपकी हुई है पानी जो हल्की सी है, तो क्या होगा, वो ड्रॉप जो है वो उसमें से CO2 भी रिलीज हो जाएगी और उसका इवेपोरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो क्या होगा, लाइमस्टोन वहीं पर रह जाएगा, लाइमस्टोन वहीं पर रह जाएगा। तो इसी तरीके से वहां पे डिपोजिशन होता रहेगा लाइमस्टोन का छत पे ही, ठीक है। लेकिन ये जो डिपोजिशन होता है, ये इसका एक पैटर्न है। इसका बेस जो होता है बड़ा होता है और ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाएगा इसका छोटा होता जाएगा। ये इसकी जो फ्री एंड जो बोलते हैं इसको, जो फ्री एंड है ये नैरो होता जाएगा। ये टेपर की शेप में होता है, मतलब पीछे से चौड़ा और ऐसे इधर भी स्लोप और इधर स्लोप, इसको हम टेपर की शेप बोलते हैं, ठीक है। मतलब पीछे से ये ब्रॉड होता है, आगे जैसा आएगा नैरो होता चला जाएगा। ये इस शेप में बनते हैं। तो बेसिकली स्टैलेक्टाइट्स क्या होते हैं, वो इस टेपर शेप में बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं लाइमस्टोन के, जो कि पानी के इवेपोरेट या पानी के इवेपोरेशन, बेसिकली इवेपोरेशन से ही वो बनते हैं, ठीक है। पानी इवेपोरेट हो जाता है, लाइमस्टोन छत की केव की छत पे बच जाता है, वो यहाँ पे जमा होता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्यों होता है, ग्रेविटी यार, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ग्रेविटी अपना काम ज्यादा करती जाएगी,
तो ये बहुत ज्यादा बेस जो इसका बढ़ नहीं पाएगा, बेस पे तो ब्रॉड हो जाएगा लेकिन आगे नहीं हो पाएगा ब्रॉड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्राइटेरिया। स्टैलेक्टाइट्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। जो स्टैलेक्टाइट्स होते हैं वो आइसिकल्स की तरह लटके होते हैं, डिफरेंट डायमीटर्स के, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, उनके डायमीटर अलग अलग होते हैं। आइसिकल्स हमने पता है पहाड़ों में आप जाओगे जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे जो केव्स होती हैं उनमें बर्फ के अंदर नुकीले नुकीले कांटे से नीचे जो लटके होते हैं, वो पीछे उनका बेस ब्रॉड होता है और नीचे वो बड़े तेज हो जाते हैं, है ना, नैरो हो जाते हैं, बड़े नुकीले हो जाते हैं, बड़े शार्प और पॉइंटेड होते हैं। उसी तरीके के स्टैलेक्टाइट्स भी होते हैं हमारे सेम, वही तरीके वही शेप इनकी भी होती है और वो छत पे लटके रहते हैं, बस अलग अलग डायमीटर के होते हैं, अलग अलग उनकी साइज होती है। ये कह रहा है, बस इतनी सी बात है। नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेसिस, उनका बेस जो होता है ब्रॉड होता है, एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री एंड, और फ्री एंड जो उसकी जो बेस जो फ्री एंड जो उसका लटक रहा है जो वाला एंड, उसकी तरफ वो टेपर हो जाता है, मतलब बेस छोटा होता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है। शोइंग अप इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, और अलग अलग फॉर्म्स में, थोड़ा बहुत तिरछा भी हो सकता है। एनसीईआरटी में दी हुई है फॉर्म्स, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए ये वाला, ये कई बार ब्रॉडनेस जो थोड़ा नीचे तक चलती है, कई बार ब्रॉडनेस वहां तक वहीं से ज्यादा नीचे तक नहीं चलती है ना, तो ये छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं इसके शेप में, ज्यादा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम स्टैलेग्माइट्स पे। अब स्टैलेग्माइट्स के बारे में क्या बोल रहा है, जैसे स्टैलेक्टाइट्स जो है वो केव की रूफ पे बनते हैं, स्टैलेग्माइट्स जो केव के फ्लोर पे बनते हैं, उसी शेप में। कैसे, राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव, ये केव के फ्लोर से राइज अप करते हैं। इन फैक्ट स्टैलेग्माइट्स फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर, जो पानी नीचे फ्रॉम द सरफेस, पानी नीचे सरफेस से जो ऊपर की तरफ निकलता है, ड्रिप करता है, वो भी इवेपोरेट तो होगा, है ना। ऐसा नहीं है फव्वारे की तरह एकदम से निकलता है, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। इतना स्लो होता है कि जब तक वो पानी पूरा निकलता है, एक ड्रॉप पूरी निकलेगी, उसके निकलने से पहले उसका इवेपोरेशन हो जाता है और लाइमस्टोन वहां पे जमा हो जाता है, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी ड्रॉप आ जाएगी, चौथी ड्रॉप आ जाएगी, इस तरीके से एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट होती रहती है, और वो भी फिर उसका ब्रॉड बेस जो बड़ा बन जाता है उसका। लेकिन क्या होता है देखो, अरे वही वल्केनो वाला यार, यहां पे निकलेगी, ये फैलता जाएगा ऊपर, इसका वो चलता जाएगा, जैसे जैसे लाइमस्टोन निकलता जाएगा इधर इधर फैलता जाएगा, इधर इधर फैलता जाएगा, इधर इधर फैलता जाएगा, तो इसका बेस तो ब्रॉड होगा, लेकिन ऊपर जो होगा, पानी तो ड्रिप कर रहा है, पानी तो ऊपर तक आ रहा है, यहां तक आया, फिर दोबारा नीचे लाइमस्टोन यहां छूट गया, जो लाइमस्टोन यहाँ पे वजन ज्यादा पड़ा वो नीचे की तरफ जमा होता रहेगा, इसी शेप में वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, एक और कारण है इसके बढ़ने का, क्या, या तो ये स्टैलेक्टाइट सरफेस में जो पानी ड्रिप हो रहा है उसकी वजह से बनेगा, या थ्रू द थिन पाइप ऑफ स्टैलेक्टाइट इमीडिएटली बिलो इट, या कई बार क्या होता है, जो हमारे स्टैलेक्टाइट है, ये हमारा स्टैलेक्टाइट है, पानी तो टपक ही रहा है, तो एक छोटा सा पाइप टाइप बन जाता है जिससे कि पानी नीचे टपकता रहता है। टाइप मतलब लाइमस्टोन का ही पाइप बन जाता है, उसमें से पानी रिस के नीचे आता टपकता रहता है, यहीं पर टपकता रहेगा, जमा होता रहेगा, ऊपर से नीचे टपकेगा तो उसका बेस चौड़ा हो जाएगा, और ऊपर जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती है उसका बेस जो अपर पार्ट जो छोटा होता चला जाएगा, पानी लगातार टपकता रहता है इसका। तो इससे भी क्या होता है, स्टैलेग्माइट्स इस प्रोसेस से ही बन सकते हैं, नीचे पानी ड्रिप होने की वजह से बन सकते हैं, ऊपर से पानी टपकने की वजह से बन सकते हैं। ऊपर से जब बनेंगे तो स्टैलेक्टाइट के बिल्कुल नीचे बनेंगे, और यही जो चीज है आगे आके एक पिलर में डेवलप होने वाली है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी स्टैलेग्माइट्स में ही एक चीज बचती है, स्टैलेग्माइट्स की शेप के बारे में हम पहले देख लेते हैं, इनकी शेप के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। अब हम आ जाते हैं स्टैलेग्माइट्स की शेप पे, कि स्टैलेग्माइट्स की शेप क्या होती है। क्या कह रही है एनसीईआरटी, कि स्टैलेग्माइट्स में टेक शेप ऑफ ए कॉलम, वो एक खंबे का भी शेप ले सकती हैं स्टैलेग्माइट्स जो होती है, खंबे के फॉर्म में भी, जो नीचे से, स्टैलेग्माइट मतलब जो सरफेस से ऊपर की तरफ बनती हैं, ठीक है, पानी के डिपोजिशन, लाइमस्टोन के डिपोजिशन से, वो एक कॉलम का शेप भी ले सकती हैं, एक डिस्क का शेप भी ले सकती हैं, विद ए ईदर स्मूथ और राउंडेड बल्जिंग एंड, जिसका कि एंड जो हो सकता है वो स्मूथ भी हो सकती है या ऊपर से बल्जिंग भी हो सकती है वो,
बल्जिंग का मतलब उभार, जैसे कि अर्थ का इक्वेटर है ना, बाहर को निकला हुआ, बाहर निकला हुआ, उसको बल्ज करना बोलते हैं। जैसे कि हमारा पेट निकल जाता है ऐसे, है ना, उसको बल्ज करना बोलते हैं। तो इस हिसाब से उभार के साथ भी निकल सकती है, प्लेन भी हो सकती है वो, ठीक है। एंड और ए मिनिएचर क्रेटर लाइक डिप्रेशन, या फिर एक मिनिएचर छोटा क्रेटर, मतलब जो हमने वोल्केनोज में पढ़ा था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ऐसा वोल्केनो जैसा क्रेटर, ये इस तरीके से, ये हमारा वोल्केनो, यहां पे हमारा क्रेटर बना हुआ है ना, लेकिन बहुत छोटा, ऐसा गड्ढा भी बन सकता है क्रेटर जैसा, मिनिएचर जो होता है शेप में, ठीक है, साइज में, ऐसा गड्ढा भी के शेप में भी हमारे स्टैलेग्माइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक और छोटे सा बचा, उसको देख लेते हैं कि पिलर्स क्या होते हैं। देखिए, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को इवेंचुअली मिलना होता है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, नीचे से भी पानी आ रहा है, ऊपर से दोनों, नीचे से लाइमस्टोन डिपॉजिट हो रहा है। तो जब वो कभी मिल जाते, जो एक टाइम ऐसा आता है दोनों ऊपर चढ़ते चढ़ते बराबर आ जाते हैं, तो वो क्या होगा, अरे ये देखो ना यार, ये है, ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेग्माइट है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, इस तरीके का पिलर बन जाएगा एक टाइम बाद, या कॉलम बन जाएगा, कॉलम भी बन जाता है ना, इसको हम पिलर बोलते हैं। ये भी एक अंडरग्राउंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म अंडरग्राउंड वाटर का। क्या बोल रहा है, द स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट्स इवेंचुअली फ्यूज, वो एक टाइम बाद फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, टू गिव राइज टू कॉलम्स, खंबे या पिलर्स को बनाने के लिए, ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, इनके डायमीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे डायमीटर कम है, कहीं पे डायमीटर ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कि पानी लाइमस्टोन कितना डिपॉजिट कर रहा है, इसकी ऊपर डिपेंड करता है उसका डायमीटर कितना होगा। ये टॉपिक यहां पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हमारा स्टार्ट होगा, ये हमारे यही हमारे लाइमस्टोन के जो डिपोजिशनल फीचर बताए थे कास्ट टोपोग्राफी में, यही आते हैं, यही हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है ग्लेशियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको वीडियो बाबा देखनी है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना क्या समझ नहीं आया, मैं फिर दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।